हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप अच्छे होंगे। बिकॉज जितना पता चल रहा है एफआर का पेपर एवरेज आया था, मॉडरेट आया था। ये वीडियो बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, एक ब्रीफ में मैं आपको बता दूंगा कि एफआर का पेपर ओवरऑल कैसा रहा। ये मैं वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूं जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो ये ऐसे रिव्यू टाइप के वीडियोस देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हो तो प्लीज भाइयों बहनों प्लीज मत देखिए। और अगर आप देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें कोई भी आंसर्स रिवील नहीं करूंगा, डोंट वरी। मैं सिर्फ बताऊंगा कि एफआर का ओवरऑल पेपर कैसा आया था। स्पेशली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनके पेपर्स नेक्स्ट अटेम्प्ट या फिर आने वाले फ्यूचर में वो पेपर देने वाले हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके से जय सर के स्टूडेंट्स का पेपर गया होगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूं इस पूरे एफआर के पेपर को तो मॉडरेट आया, अच्छी बात है। मॉडरेट आया मतलब एवरेज आया। स्पेशली अगर मैं डिटेल में बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेरे हिसाब से इजी था। देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और जितने बात मैं मेरे जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, मेरा टेलीग्राम बना हुआ है, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो इजी था, बट जो दिमाग खराब किया वो किया एमसीक्यूज ने। एमसीक्यूज टफ थे कि नहीं मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप मुझे जरूर नीचे बताइएगा। लेंदी जरूर थे। मतलब ऐसा मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क के एमसीक्यू के लिए वो हमसे ईसॉप पूरा सॉल्व करवा रहा है और वो तीसरे साल का आंसर पूछ रहा है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में ऐसी चीजें थी कि 2-3 साल की पूरी वर्किंग कर दो और फिर आंसर करो और उसका 2 मार्क का मिलेगा। तो एमसीक्यूज थोड़े से लेंदी थे, मैंने भी देखे, मुझे भी पढ़ के लगा कि यार फर्स्ट इफेक्ट में ऐसा लगा कि बॉस थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तभी मैंने आपको शुरू शुरू में बोल रहा था, मैंने बूस्टर बैच में भी कहा था कि जितना हो सके एमसीक्यूज की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। तो मैं आने वाले जनता से यही कहूंगा जिन बच्चों के फ्यूचर में एग्जाम्स हैं, एमसीक्यू का अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है तो डेली बेसिस पर रोज एक एक एमसीक्यू 10-10 मिनट्स का टाइमर लगा के जरूर करिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये था, डिस्क्रिप्टिव इजी था, एमसीक्यू थोड़ा लेंदी था। टफ था कि नहीं ये आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये पेपर कहां से आया था, तो देखो ओवरऑल पेपर तो वैसे आईसीएआई के ही मटेरियल से बनता है। अब वो मटेरियल आईसीएआई का मॉड्यूल हो सकता है, आरटीपी हो सकता है, एमटीपी हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट जो 167 क्वेश्चंस की हमने लिस्ट बनाई थी, तो आई कैन प्राउडली से, और आई कैन प्राउडली से का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं और ये लिखा हुआ है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, जो मुझे बच्चों के कमेंट आए हैं उसके बाद जो मुझे खुशी हुई और मैंने एक एक क्वेश्चन जब चेक किया, तो आई कैन प्राउडली से कि जो 70% डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है ना, उसमें से 42 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए। एज इट इज डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे के सीधे फिगर चेंज करके। एंड 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो इनडायरेक्टली सिमिलर कंसेप्ट्स पर थे जिनके क्वेश्चंस मैंने 167 में डाले थे। मैंने एक बात कही थी कि बच्चों मुझे नहीं पता कि 167 में से डायरेक्ट कितने पूछे जाएंगे, पर इतना मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए ना तो तुम्हें और कुछ कॉन्सेप्ट कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन से तुम अपने एफआर के 100% कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे। तो मैं ओवरऑल इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि बॉस यही हुआ। कई सारे बच्चों ने सवाल उठाया कि सर क्या कर रहे हो, 167 इतना थोड़ी कम क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से ज्यादा देने चाहिए। पर 167 क्वेश्चंस हमने ये सोचकर बनाए थे, मैंने ये लिस्ट ये सोचकर बनाई थी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, ओवरऑल इन्हीं कंसेप्ट्स में से ही पूछा जाएगा। तो 42 तो डायरेक्ट आया और 25 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे आए जो सिमिलर कंसेप्ट्स पर पूछे गए, जो मैंने 167 क्वेश्चंस में कवर किए थे। एंड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। हमने जो एबीसी एनालिसिस दिया था, मैंने जो एबीसी एनालिसिस दिया था, अगर मैं उससे बात करूं तो भाइयों बहनों मतलब यहां पर भी मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है बताते हुए कि ये सारे टॉपिक्स मैंने ए कैटेगरी में डाले थे और इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्ट 60 मार्क्स का पूछा गया है। 60 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव, ये भी मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव। मैं एमसीक्यू पे अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन ए कैटेगरी में से आया था जो मैंने आप लोगों को दिया था, बी कैटेगरी में से 20 मार्क्स का आया था और सी कैटेगरी में से सिर्फ 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये भी है जिन्होंने हमारा एबीसी एनालिसिस फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली उनको समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से हमने बनाया था। एमसीक्यू को लेकर मैं जरूर बोलूंगा कि
मैं उसके आंसर्स अभी आपको रिवील नहीं करूंगा, बट पूरे पेपर्स आपके खत्म हो जाए तो फिर अपन डिस्कस भी करेंगे एमसीक्यू के आंसर्स। और एमसीक्यू को लेकर मुझे बच्चों ने क्या बोला, बच्चों ने बोला कि सर इंस्टीट्यूट ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी, इंस्टीट्यूट ने जो जो इंडेस डिस्क्रिप्टिव में नहीं दिए, ये सारे इंडेस डिस्क्रिप्टिव में आए सर। तो जो जो पोर्शन डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया ना, वो पोर्शन एमसीक्यू में आ गया। एक बच्चे ने तो सर ये कहा, मतलब मैंने चेक नहीं किया, कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से ऑलमोस्ट 22 मार्क्स का आया। जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से किया होगा उसकी एग्जामिशन है, और जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं किया होगा उसके तो सर एल लग गए होंगे। मतलब सीरियसली मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर ये हुआ है 22 मार्क्स का आया है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं। तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा, आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओवरऑल मॉडरेट था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैं कहूंगा कि इजी था। अगर आप बोलोगे कि सर लेंथी था डिस्क्रिप्टिव, तो बेटा इसमें कोई नई बात नहीं है, लेंथी तो हमेशा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, चलो अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर एएफएम में आपको 2.5 डेज है, तो एएफएम के जो 2.5 डेज आपको हैं उसका क्या करना चाहिए। मेरी कुछ फैकल्टीज से भी बात हुई, मेरी रवि सर से भी बात हुई। मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है, बीइंग ए स्टूडेंट, मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूं तो यार मुझे मिनिमम, बेयर मिनिमम मुझे आधा दिन, मतलब आज का दिन तो मुझे ऑडिट कर लेना चाहिए, आज का दिन। और अगर हो सके तो कल का भी आधा दिन, कल का भी आधा दिन, या कम से कम कल 4 घंटे एक्स्ट्रा सुबह सुबह उठ के, आज का दिन और सुबह सुबह 4 घंटे एक्स्ट्रा करके मुझे ऑडिट कर लेना चाहिए। बिकॉज एएफएम में अच्छी खासी टाइम आपके पास टाइम है, और मुझे यकीन है कि ऑडिट ही ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का जो कहीं ना कहीं अपनी बैंड बजाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा ऑडिट को आज टाइम दे देना, कल का भी 3-4 घंटे का टाइम दे देना, इससे आपको डेफिनेटली 5 से 10 मार्क का इफेक्ट समझ में आ जाएगा आपके ऑडिट के पेपर में। रही बात अपन एएफएम की, तो बाकी का आप रेस्ट ऑफ द टाइम एएफएम को दे सकते हो, ठीक है। सो गाइस चलिए, मैं एक सबसे लास्ट में आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूंगा। देखो पेपर कैसा रहा, क्या रहा, ये सब बातें ना अब कोई मैटर नहीं करती। एफआर का पेपर हो चुका है, अब आपका अगर पेपर अच्छा नहीं भी गया है तो वो भी मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है कि हमने एक बार जो ये जर्नी स्टार्ट की ना, एक बार जो हमने गाड़ी का इंजन ऑन कर दिया ना, इंजन बीच में नहीं रुकना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। होता है हमारी पूरी जर्नी में, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में, पढ़ाई की जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिनका एफआर का पेपर अच्छा नहीं गया, मैं उनको बस ये कहना चाहूंगा कि बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ योर अप एंड डाउन जर्नी, ठीक है। पहला पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो दैट डजंट मीन्स कि आपकी ओवरऑल जर्नी अच्छी नहीं होगी, दैट डजंट मीन्स कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। आपको दम नहीं तोड़ना है, आपको एएफएम और ऑडिट का डेफिनेटली सहारा लेना है, और आप अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच पाओगे। बस दम नहीं तोड़ना है, और अपने डर को अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं करने देना है, ठीक है। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एएफएम एंड ऑडिट। थैंक यू सो मच।